हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड सेशन और इस सेशन में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। और दिस विल बी द लास्ट सेशन फॉर फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं इसके साथ दूंगा और सैटरडे मंडे 2 दिन आपके पास है उन क्वेश्चंस को करने के लिए, इस चैप्टर को तैयार करने के लिए। मंडे फिर हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होंगी इन बिटवीन आप मुझे या तो व्हाट्सएप पे कर दें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मीन्स पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन। ये डाइपोल तो चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू। कल हमने डिस्कस किया था डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, separated by a small distance. The distance between 2 point charges is say 2a, and from its center on its axial line there is a point P at a distance r. इसकी एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से r है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब इसमें देखिए कि कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू and length 2a and dipole moment small p. P is a point at a distance r from center of dipole. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले प्लस चार्ज की वजह से लिखेंगे, फिर माइनस चार्ज की वजह से लिखेंगे। पहले हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगा से E1, जो हमने फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर से। तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर सेंटर से डिस्टेंस है, इस डाइपोल की लेंथ 2a है, तो ये वाला डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है a, और ये डिस्टेंस हो जाता है a। तो इस प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस a, तो r प्लस a का स्क्वायर। अब डायरेक्शन की मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब क्या होगा, इससे अवे का मतलब हो जाता है इन दिस डायरेक्शन। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। मार्क कर देंगे आप और इसको बैक फॉर लिख के आप अलोंग आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका पॉइंट हमने कह दिया A, ये पॉइंट B, तो अलोंग आप डायरेक्शन लिखें अलोंग AP, A से P की डायरेक्शन में। ठीक उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखें E2 इक्वल टू अगेन के क्यू, चार्ज सेम है, डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज का P पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R में से इसी को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसकी वजह से निकाल रहे हैं, माइनस क्यू की वजह से। तो माइनस क्यू की वजह से क्या आएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो P पॉइंट पर E1 राइट डायरेक्शन में और ये E2 हमारा है लेफ्ट डायरेक्शन में। इसको हम लिख सकते हैं अलोंग PB। अब रिजल्ट, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, रिजल्टेंट लिख देंगे। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, इसका न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इसका स्मॉल है, तो ये बड़ा हो जाएगा E2। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, E2 माइनस E1। और E2 माइनस E1 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स है। अब E इक्वल टू KQ बाई R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ बाई R प्लस A होल स्क्वायर, और E इक्वल टू KQ हम कॉमन लेंगे, और ये R माइनस A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर, इसका एलसीएम लिखें तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस सिंपल मैथमेटिक्स R माइनस A का होल स्क्वायर। और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा KQ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, और माइनस जब हम इसको स्क्वायर करेंगे A माइनस बी होल स्क्वायर से, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये माइनस साइन है, माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर और प्लस का 2RA, ये R स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2RA और 2RA कितना हो जाएगा, 4RA। तो KQ इंटू 4RA बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, क्योंकि डायपोल मोमेंट की हमने डेफिनेशन दी थी, डायपोल मोमेंट चार्ज आइदर चार्ज इनटू द लेंथ ऑफ डायपोल, लेंथ डायपोल की कितनी है यहाँ पर 2a, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखें, तो KQ इंटू 2a एक साथ लिख दें, और 2R हमारा बच जाएगा, तो 4RA को हमने इस टाइप से स्प्लिट कर दिया 2a इंटू 2R में, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2a हमारा बन जाएगा P डायपोल मोमेंट, तो K 2PR बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2KPR बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, इसकी डायरेक्शन यदि हम देखें तो हमने रिजल्टेंट फाइंड किया है, बड़ा वाला कौन सा था, E2 माइनस E1, तो रिजल्टेंट जो आएगा E की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, P से B की तरफ, या हम कहें कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, या हम इसका मतलब क्या हुआ कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चलिए मैं अलग से लिख देता हूँ, द रिजल्टेंट electric field is in the direction of
इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो इस केस में एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। कितना होगा? K2PR। अब यदि इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, P है डाइपोल मोमेंट वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म में हम सीधे सीधे लिख सकते हैं E इक्वल टू K2 वेक्टर P R बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब इसमें स्पेशल केस यदि हम देखें, स्पेशल केस कि इफ स्पेशल केस में क्या है, स्पेशल केस इफ डाइपोल इज शॉर्ट, यदि डाइपोल छोटा है का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है 2a, दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू दिस r, तो मीन्स लेंथ ऑफ डाइपोल 2a इज वेरी मच लेस देन r, तो a इज लेस देन r, इस टाइप से आप समझें। तो यू में नेग्लेक्ट दिस a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। a को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स r की पावर 4, एक r ऊपर है, तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा K2P बाई R। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम तभी लगा पाएंगे जब डाइपोल शॉर्ट होगा। यदि डाइपोल की लेंथ दी है और पॉइंट का डिस्टेंस दिया है तो हम कंपेयर कर लेंगे, हम देख लेंगे कि हम इसकी ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि नेगलेक्ट कर सकते हैं तो नेगलेक्ट कर देंगे, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट इसमें है सेकंड केस, इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट और एट ए पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो दूसरा हमारा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, कई बार हम इसको बोल देते हैं, और इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और एट ए पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के राइट बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका डायग्राम हम देखें, ये डाइपोल प्लस Q माइनस Q और ये इसका है राइट बाइसेक्टर। इसके सेंटर से डिस्टेंस R हमने लिया, पॉइंट P हमने लिया, R डिस्टेंस पर, कहाँ से, सेंटर से, और इसकी लेंथ हमने ली है 2a, जैसा प्रीवियस केस में लिया था हमने। ये साइड हमारी हो जाएगी a, ये भी हमारी साइड हो जाएगी a। अब ये मान लीजिए पॉइंट a, ये पॉइंट b, तो इसका ये डिस्टेंस यदि हम देखें तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस परपेंडिकुलर और बेस, इस टाइप से। ये एंगल हम थीटा एज्यूम कर लें, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस एंगल होगा ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब जैसे पहले किया था ठीक वैसे ही करेंगे, बस डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, डायरेक्शन कहाँ है, ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो अलोंग दिस लाइन, तो E1 जो आएगा हमारा इस डायरेक्शन में आएगा E1। तो बाकी लैंग्वेज ऐसी रहेगी कि कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस Q, लेंथ 2a एंड डाइपोल मोमेंट स्मॉल p। P is a point on its
height by sector at a distance r as shown by electric field at P due to प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे E1 में लिख रहा हूँ के क्यू बाई, अब प्लस साइन का ये इस चार्ज का डिस्टेंस हम करेंगे ए पी डिस्टेंस हमारा क्या है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू डिस्टेंस सेम है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, ये भी हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से कहाँ आएगा, अलोंग, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E2। तो E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है। अब या तो हम इसमें इसको दो ढंग से हम कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करें। तो यहाँ पर एक बात देख रहे हैं आप कि E1 का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, E2 का मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दो मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड कि भाई पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर लें, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने के लिए ये एंगल थीटा, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू कॉस थीटा, सिंपल वे है। दूसरा, यदि आप इसको नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप रिजॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों मेथड एक बार बता देता हूँ। यदि आप डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं तो कैसे करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 2 थीटा अंडर द स्क्वायर, ऐसे लगा सकते हैं। वैसे मैं प्रीफर करूँगा कि हम इसको रिजॉल्व कर लें। तो यदि हम रिजॉल्व करते हैं तो हम दो डायरेक्शन लेंगे, एक ये सपोज कीजिए एक्स डायरेक्शन, ये हमारा वाई डायरेक्शन, E1। अब ये एंगल थीटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इसमें रिजॉल्व करेंगे जब हम, तो E1 को जैसे रिजॉल्व करते हैं तो E1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा E1 कॉस थीटा, और E1 का दूसरा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में E1 साइन थीटा। इन द सेम वे इफ यू रिजॉल्व E2 इन दीज टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो E2 का इधर कंपोनेंट आएगा E2 कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा E2 साइन थीटा। अभी हमने देखा कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम जो अप्लाई कर रहे हैं इसी टाइप से कर रहे हैं। ऑन रिजॉल्विंग, तो ये ऑप्शनल है, इसको ध्यान देंगे। ऑन रिजॉल्विंग E1 एंड E2 इन टू म्यूचुअली perpendicular directions as shown in figure, we see that
we see that E1 sin theta will cancel E2 sin theta. E1 sin theta E2 sin theta को कैंसिल कर लेगा. Therefore resultant electric field E equal to E1 cos theta plus E2 cos theta, और E1 और E2 इक्वल हैं तो E2 की जगह E1 रख देंगे तो हमें ये हो जाएगा 2E1 cos theta. तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 E1 का वैल्यू. E1 का वैल्यू हमारा क्या था, KQ/R² प्लस A स्क्वायर. E1 की ये हमने रखा E1 की जगह, E1 का वैल्यू डाल दिए. cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो cos थीटा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से लेंगे. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में बेस कितना है A, हाइपोटेन्यूज कितना है √R² प्लस A स्क्वायर. तो A अपॉन √R² प्लस A स्क्वायर. जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी R² प्लस A स्क्वायर का पावर 1, R² प्लस A स्क्वायर का पावर हाफ, तो पावर 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2. तो ये हमारा, और ये तो इसका पावर बन गया हमारा 3/2. तो R² प्लस A स्क्वायर का पावर बन गया 3/2. और Q इंटू 2A ये हमारा क्या बन गया, डायपोल मोमेंट P. तो KP/R. तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा. अच्छा, दूसरी बात है कि अब रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा है. डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये, तो जस्ट अपोजिट है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हुआ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to KP/R² प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2. तो यहाँ से हम देख रहे हैं इन दोनों केसेस को कंपेयर करें. पहले में 2 आया था, इसमें 2 नहीं है, ये है. ठीक है. तो और यदि स्पेशल केस हम लगाएं, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस हमारा क्या था कि A इज वेरी मच लेस देन R. तो यू मे नेगलेक्ट दिस A. अब इफ यू नेगलेक्ट दिस A तो यू विल गेट रिजल्ट KP/R क्यूब. R² पावर 3/2, पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा R क्यूब. ये बन जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमारा जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब. पहले केस में भी, इस केस में भी. दूसरी आप डिफरेंस क्या है, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था 2P/R³ और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आया P/R³. तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाफ है एट एक्सियल पॉइंट. दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में था. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, वो अपोजिट टू डायपोल मोमेंट. तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखेंगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायपोल मोमेंट. तो ये डायपोल मोमेंट के अपोजिट है. और यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस के वेक्टर P/R. इस टाइप वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा. तो ये दोनों केस कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के. अब एक छोटी सी बात करते हैं हम. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड.
यदि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या सिचुएशन होगी। अब यदि हम ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, कल मैंने बात की थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विस्पेस्ड लाइंस। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को मान लीजिए इस टाइप से रख दिया है कि ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप सिंपल वे में समझे तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए F इक्वल टू क्यू ई है, F इक्वल टू क्यू ई। तो यदि Q पॉजिटिव है तो F और E की डायरेक्शन सेम होगी दोनों वेक्टर्स। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू क्यू ई, नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन दैट इज क्यू ई। तो सिर्फ डायरेक्शन का Q की वजह से क्या आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा क्योंकि प्लस Q के साथ F वेक्टर F इक्वल टू, क्योंकि वेक्टर F इक्वल टू Q वेक्टर E। तो Q यदि पॉजिटिव रहेगा तो F और E दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, यदि Q नेगेटिव होगा तो F और E दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। अब एक डाइपोल पर एक एंड पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरे एंड पर लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में। दीज टू फोर्सेज will constitute or will provide a torque to this dipole. Because of that torque, this dipole will have the tendency to rotate in this uniform electric field. The net force in this situation is zero, क्योंकि दोनों फोर्सेज क्या है, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। But the two equal and opposite forces, equal and opposite forces will provide a torque to dipole. ये डाइपोल को एक टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। अब मान लीजिए इसके लिए एक्सप्रेशन हम लिखें तो टॉर्क ऑन डाइपोल कितना लगेगा। तो मान लीजिए ये लेंथ है हमारा 2a, तो टॉर्क इक्वल टू 11th क्लास में हमने बात की थी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दिस एंगल इज थीटा। तो टॉर्क ऑन डाइपोल torque on dipole in uniform electric field, in uniform electric field, torque on dipole in uniform electric field. So consider a dipole of charge plus minus q length 2a and a dipole moment p and a dipole moment p placed in uniform electric field, uniform electric field E at an angle theta with the field as shown, जैसा फिगर में हमने दिखाया। तो वो सब एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है कि दी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल प्रोवाइड अ टॉर्क टू द डाइपोल एंड torque on dipole, torque will be equal to, say this point is A, this point is B, and the perpendicular is N. So torque equal to force into perpendicular distance between forces, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो टॉ इक्वल टू हमारा हो जाएगा force is QE and perpendicular distance between the forces is BN,
और बी एन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्यू ई इंटू बी एन के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सिंस बी एन बाई ए बी इक्वल टू साइन थीटा, तो बी एन इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी का वैल्यू कितना है 2a। तो यहाँ से हम देखें Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। तो PE साइन थीटा, तो टॉ इक्वल टू हमारा हो जाता है टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लास में हमने बात की थी, तो इस एक्सप्रेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें? तो P और E का मल्टीप्लिकेशन है, दो वेक्टर्स का, P भी वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है। मल्टीप्लिकेशन किस केस में आता है साइन थीटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो ध्यान देंगे, तो वेक्टर टॉ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो टॉर्क in this situation is the cross product of two vectors, dipole moment vector and electric field vector. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन, अब जैसे हम देख रहे हैं टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जैसे 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के केस में मैंने बताया था आपको, एक बार मैं बता दूं फिर से कि वे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो रिजल्टिंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। और डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था आपको राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार मैं बता दूं आपको कि जैसे 11th क्लास में मैंने बताया कि वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और एंगल बिटवीन थीटा, तो ए क्रॉस बी, अब जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर। तो उसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे कि मैंने बताया था आपको कि वही पहले वेक्टर के पैरेलल राइट हैंड को रखें स्ट्रेट पोजीशन में, इस ढंग से कि यू में इजीली कार्ड योर फिंगर टुवर्ड द सेकंड वेक्टर, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब जैसे मैंने हाथ को ऐसे रखा, मैं बी की तरफ इन फिंगर्स को घुमा सकता हूँ, टर्न कर सकता हूँ, तो थंब कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड इन आउटगोइंग डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब ऐसे ही वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हमें, ये डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर दिया मान लीजिए, डाइपोल बना जाए डाइपोल मोमेंट पी, और ये ई। तो अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? तो पहला वेक्टर कौन सा है? पी। तो पी पर हमें हाथ को रखना है, ऐसे रखना है कि फिंगर्स घूम जाए बी के पैरेलल। तो P हमारा किस डायरेक्शन में है? P हमारा इस डायरेक्शन में है, E हमारा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यदि हम हाथ को ऐसे रखेंगे, फिंगर ऐसे नहीं जाएंगी, हमें हाथ को कैसे रखना होगा? ऐसे रखना होगा, तो ये फिंगर्स ऐसे जाएंगी। तो अब ये कहाँ है? हम अंदर की तरफ। तो इस केस में जो टॉर्क हो जाएगा, टॉ विल बी इनगोइंग, इसको हम लिखेंगे इनगोइंग और इनटू द बोर्ड और इनटू द प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन में। तो इस टाइप से। अब दूसरी चीज क्या है कि टॉ विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बी, टॉ विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ए, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। तो इन दिस एक्सप्रेशन पेयर ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वेक्टर टॉ, वेक्टर पी एंड वेक्टर टॉ एंड वेक्टर ई, ये दो पेयर बनेंगे। क्योंकि टॉ जो है पी के भी परपेंडिकुलर रहेगा, टॉ
ई के भी परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा याद रखेंगे। जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसमें रिजल्ट ध्यान रखेंगे, तो ये जो रिजल्ट होगा ये उन दोनों वेक्टर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। पी और ई के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम बात करें कि भाई टॉ इक्वल टू है पी ई साइन थीटा, स्पेशल केस की हम बात करें, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में क्या, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। अब वो 1 कब हो सकता है, जब थीटा हो 90 डिग्री। तो फर्स्ट केस हम ये ले रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा will be equal to 1, that is tau will be maximum, tau will be maximum, तो tau maximum हो जाएगा। तो tau maximum हम बात कर सकते हैं इक्वल टू पी ई मैक्सिमम। अब इफ थीटा इज 0 और पाई, सेकेंड केस की हम बात करें, इफ थीटा इक्वल टू 0 और पाई, तो tau will be equal to 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 0। तो टॉर्क यदि अब डाइपोल पैरेलल टू फील्ड है तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क, यदि परपेंडिकुलर है देन इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क, और कोई एंगल है तो टॉर्क हमारा हो जाएगा ये। चलिए अब अभी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट चार्ज की। अब मान लीजिए चार्ज बॉडी, चार्ज हमने दिया है किसी ऐसी बॉडी को जो लीनियर है, जैसे कोई वायर है, वायर को हमने चार्ज कर दिया, मान लीजिए इसको हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब जैसे मैंने बताया कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर एक छोटी लेंथ का DL लेंथ का एलिमेंट कंसिडर करेंगे, इसका चार्ज DQ, तब वो उस टाइप से हम करेंगे। तो इस केस में हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंपल वे में आप समझें कि इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along line, जैसे वायर का एग्जाम्पल दिया, तो इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा क्या है, इसे डिनोट करेंगे लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू Q बाई L, ये ध्यान रख सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू DQ बाई DL, दोनों एक्सप्रेशन हम रखेंगे। ठीक उसी टाइप से मान लीजिए चार्ज दिया गया है कि सरफेस को, जैसे कोई शीट है उसको हमने चार्ज कर दिया, तो उस केस में हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, ठीक है सरफेस। अब जैसे ये शीट, इसको चार्ज दिया हमने, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, वही जिसका एरिया ds, तो इसको हम इसका चार्ज लिखेंगे dq। तो चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ये चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। अब चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको सिग्मा से हम लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू Q बाई एरिया A और S कुछ भी लिख सकते हैं। और हम बात करें, या हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू DQ बाई
डी एस और डी ए। एरिया के लिए कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं, डी एस भी लिख सकते हैं, डी ए भी लिख सकते हैं, ये है। अब तीसरा जो है हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो इसको हम रो से लिखते हैं, रो इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम वी, या हम बात करेंगे रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि कंडक्टर्स के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओनली इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स को यदि हम चार्ज देंगे तो तब हम इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर्स में चार्ज अंदर और बाहर हो सकता है, ठीक है, होगा अंदर भी। यदि हम किसी ग्लास स्फीयर को चार्ज कर रहे हैं तो ग्लास स्फीयर को हम चार्ज करेंगे तो दैट चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द वॉल्यूम। और यदि हम किसी कॉपर स्फीयर को चार्ज कर रहे हैं तो कॉपर स्फीयर को हम चार्ज कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा चार्ज उसकी सरफेस पर रहेगा। ये डिफरेंस है दोनों में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यदि हम बात करेंगे तो ओनली इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स, बाकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी कंडक्टर्स के केस में। अब बहुत जल्दी से मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड लाइन से, तो आप समझ सकते हैं कि कोई सरफेस से पास होने वाला कितना फील्ड लाइन उस सरफेस से जो पास हो रहा है, यदि सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। It is denoted by phi. It is denoted by phi. तो स्केलर प्रोडक्ट है तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी नो डाउट। तो phi इक्वल टू ई डॉट ए ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या हम इसको कैलकुलस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और phi इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस है तो हम इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन के साथ एस जरूर लिखेंगे। दिस एस डिनोट्स द सरफेस इंटीग्रल, मीन्स ई डॉट डी एस को हमने इंटीग्रेट किया है ओवर द सरफेस, इसलिए हमें यहाँ एस लिखना ही है। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यदि इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा ही यूनिट आप बताएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हमारा हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एरिया वेक्टर के लिए ध्यान रखेंगे कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर की बात करते हैं तो रेडियली आउटवर्ड, ये स्फीयर है,
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये रेडियली आउटवर्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सरफेस एरिया कितना होता है स्क्वायर की, यदि हम बात करते हैं तो 4πr²। ऐसे ही यदि हम स्क्वायर की बात करें, ठीक, वो उसकी क्यूब की बात करें तो क्यूब में कितनी फेस हो जाती है, क्यूब में फेस हो जाती है 6। तो हर फेस से आप जैसे क्यूब की बात करें, क्यूब की एरिया की बात करें हम, और वही तो अलग इसमें 6 फेस हैं। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस फेस की बात करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इस फेस की बात करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इससे पीछे वाले की बात करेंगे तो हमें आउटवर्ड देखना है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जिस सरफेस से भी आप देखेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे सिलेंडर है तो इस फेस के एरिया की बात करेंगे, πr² आ जानते हैं, यदि r रेडियस है इसका तो इस डायरेक्शन में। इस सरफेस की बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और यदि कर्व सरफेस की बात करेंगे तो रेडियली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें गॉस थ्योरम की, मैं बात कर लेता हूँ। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की हम बात करें तो ये एक सिंपल वे है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, जो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके से हम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे, तो पहले इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed surface, through any closed surface is 1/epsilon naught times 1/epsilon naught times the total charge enclosed by surface, enclosed by surface। तो किसी भी सरफेस से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E.ds इक्वल टू Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर बात की गई है क्लोज्ड सरफेस की, तो क्लोज्ड सरफेस को, ये सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर ये सर्कल फॉर्म करेंगे। तो फाई इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस के लिए है, सर्कल बनाया हमने, E.ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज लेना है उसका। तो जैसे अब हम बात करें कि भाई जैसे क्यूब है, मैं समझता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी आपको। अब जैसे एक क्यूब है, अब ये क्यूब के अंदर मान लीजिए चार्ज रखा हमने क्यूब, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, तो Q/एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग। अब इस क्यूब के अंदर यदि मैंने रख दिया डाइपोल, डाइपोल में -Q + Q चार्ज होगा, टोटल चार्ज क्या है 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज़ ध्यान रखें, टोटल चार्ज लेना है, टोटल चार्ज मतलब एल्जेब्रिक सम लेना है, तो +Q - Q 0। दूसरी चीज़ टोटल फ्लक्स, अब क्यूब का लिख दिया, ऐसे स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर हमने डाइपोल रख दिया +Q - Q, टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा 0। देयरफॉर फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। यदि सिंगल चार्ज रखा हमने,
या हमने दो चार्ज रखे Q1 Q2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। चलिए हम बात करेंगे। अब मैं इसकी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस रह गए हैं, बस गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। चलिए एक छोटा वीडियो और बनाना है इसका, और क्वेश्चंस मैं इसको यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू।